जी आइए, बैठिए। थैंक यू सर। आप विवेश? यस सर। विवेश, दो चीज़ें, पहले तो ये बताइए कि इस विवेश नाम का मतलब क्या है? सर विवेश हिंदी के अनुसार वी उपसर्ग से बना है, जिसका मतलब है कि विशेष वेशभूषा जो धारण करता है या विशेष आवरण से है, और जैन लिटरेचर में इसका मतलब ब्राइट से बताया गया है। और दूसरी बात ये कि आप, जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि आपने बीटेक एमटेक किया था। यस सर। केमिकल इंजीनियरिंग में। यस सर। और शायद वो आपने 2011 में किया था। यस सर। आप पिछले 9-10 साल से क्या कर रहे हैं? सर 2011 के बाद में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैं एक साउथ कोरियन कंपनी में काम कर रहा था 1 साल के लिए। उसके बाद में मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन का डिसाइड किया, और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स फिर मैंने एक कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जो मेरे होम टाउन में ही है। वहाँ पे एक्चुअली आईआईटीज़ और ये जो नीट की जो एग्ज़ाम है इसको लेके अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो उनको गाइडेंस के लिए फिर वो मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन एक आईआईटी का एमटेक, आईआईटी रुड़की एमटेक, वो भी आजकल का नहीं, 2010-11 का, जिस समय इतना बुरा हाल था भी नहीं इंजीनियरिंग का, वह अपने गृह जिले में कोचिंग चला रहा है। ये तो कोई रोजगार हुआ नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिवली या तो अंडर एम्प्लॉयड माने जाएंगे या अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, और ये अवधि लगभग 9-10 साल की है। आपको लगता है कि आपने अपने करियर के फैसले ठीक लिए हैं या उनमें कुछ चूक हो गई? नहीं सर, ये मेरी काफ़ी एक डिस्कशन, काफ़ी सोच समझ कर एक कॉन्शियस चॉइस ली गई थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ऑप्ट करना है। दो इसमें टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन मतलब कि ये नहीं था कि मैं करियर को लेके अवेयर नहीं था या एक जल्दबाजी में या गलत डिसीजन लिया गया। तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म कीजिए, आत्मालोचन करके बताइए कि इतना वक्त क्यों लग गया। सर पहला रीज़न इसका ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया था। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में मुझे जो मैंने आउटपुट जो मिला मुझे वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं बार बार मेंस में डिस्क्वालीफाई हुआ, जबकि प्रीलिम्स मेरा हुआ था। इसके बाद में फिर मैंने जब रीथिंक किया इसके बारे में, तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट पे जाना चाहिए, और जो मार्किंग जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्ट किया। और उसके बाद रिजल्ट्स मेरे, आपने रुचि की वजह से हिंदी साहित्य लिया या आपने मार्किंग पैटर्न की वजह से हिंदी साहित्य? सर दोनों कारण है, और तीसरा कारण है कि काफ़ी हद तक पारिवारिक बैकग्राउंड भी हिंदी साहित्य का रहा है। मुझे लगता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड, आपके पिता प्रिंसिपल रहे हैं और इस कारण आपके पास चूँकि अतिरिक्त सुविधाएं रहीं चीज़ों को, करियर को लेकर रिलैक्स होने की, वो मूल वजह है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण था कि एक बैक सपोर्ट जो पेरेंट्स का था वो बहुत बड़ा रीज़न है कि हाँ, मेरे सिंपली अगर मैं कहूँ तो स्ट्रगल नहीं था कि जिसकी वजह से मैं आराम से तैयारी कर पाया। तो उल्टी बात कह रहा हूँ, मैंने इसके ठीक विपरीत बात बोली थी। मैंने कहा चूँकि आपको कोई आशंकाएं नहीं थी, चूँकि आपके पास अतिरिक्त सुरक्षा थी, इस कारण आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, यह आपकी असफलता का मूल कारण। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी साहित्य आपने लिया है, हिंदी साहित्य में आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया को बताइए। मैं सिर्फ वहीं से पूछूंगा क्योंकि आप पहले ही काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं अलग अलग विषयों से। हिंदी साहित्य में सर भक्ति काल से। भक्ति काल आपका सबसे, मुझे बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि सगुण भक्ति काव्य हमेशा समाज में यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, मोर और लेस। इसके विपरीत निर्गुण संत काव्य जो है उसके अंदर सामाजिक कुरीतियों पर सीधी चोट दिखाई देती है। राम भक्ति कृष्ण भक्ति में समाज के जैसे के तैसे बने रहने, और ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में समाज में बदलाव लाने की जी विषय इच्छा क्यों दिखाई देती है? सर निर्गुण भक्ति धारा का जो काव्य है उसमें काफ़ी हद तक इसका कारण उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जैसे कबीर नाथ परंपरा से आते हैं, तो नाथ परंपरा में अखरता को स्वभाव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, जबकि जैसे सगुण भक्ति में अगर हम देखें तो तुलसी ने भी समाज को बदलने के लिए बात की है, यद्यपि स्वर कड़े नहीं रहे हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि वे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं वो एक आदर्शवाद जो दिखता है वो उसमें पोलाइटनेस आई जाती है। आदर्शवाद में तो अक्सर अखड़ता आती है। ज़्यादा आदर्शवादी व्यक्ति तो पर्याय माना जाता है इस बात का कि वह परवाह नहीं करता समाज में क्या चल रहा है।
दर्शन में क्या है, मूल असली बात पर नहीं पकड़ रहे हैं। ये अंतर दर्शन का अंतर है। क्या अंतर है द्वैतवाद और अद्वैतवाद में? ऐसा क्या अंतर है कि द्वैतवाद बुराइयों को समाहित कर लेता है, अद्वैतवाद उनसे टकराता है? सर इसमें भक्ति की प्रकृति भी एक कारण है कि जैसे जो सगुण भक्ति में जो तुलसीदास जी की जो भक्ति रही है वो दास्य भक्ति के रूप में रही है। ये भी वो तो सही है, तब तो उनकी दास्य रही है तो किसी की माधुर्य रही है। yes, माधुर्य भी तो रही है, फिर तो माधुर्य भक्ति और प्रेम मार्ग की शाखा में एक जैसी बात होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं है। यस सर। सर एग्जैक्ट कारण तो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं सर। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यस सर। किस तरह की समस्याएं हैं राजस्थान में, अगर मैं कहूँ कोई 3 पॉइंट आउट कीजिए तो? सर एक सोसाइटल लेवल पे अगर देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या महिला साक्षरता को लेकर है। ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो अभी भी एक पेयजल की लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान में पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत रही है। तीसरी समस्या एक ये रही है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी राजस्थान के काफ़ी सारे पार्ट्स में जेट्रोफा की खेती करके बायोडीजल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, महिला साक्षरता में इतना मेरे ख्याल से नीचे से दूसरे रैंक पे है शायद, अगर लगभग 56 के आसपास परसेंटेज है। तो मतलब ऐसा क्यों है राजस्थान में? मतलब इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है? सर इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं और वर्तमान के कारण भी जिम्मेदार हैं। ऐतिहासिक कारणों में जो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी समाज के साथ में, वो प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। जैसे राजशाही वहाँ पर अधिक रही है, लोकतंत्र की स्थापना आफ्टर इंडिपेंडेंस ही है, एक डेवलपमेंट लोकतंत्र का एक साथ में नहीं हुआ है, जिसके कारण महिलाओं की जो प्रगति हुई है वो मेरे हिसाब से सीमित तौर पे रही है। डॉक्टर हरविलास सारदा का नाम सुना आपने? नहीं सर, सॉरी नहीं सुना। सारदा एक्ट के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है ये महिला शिक्षा को लेके एक कानून पास किया गया था, प्री इंडिपेंडेंस एरिया। किस ईयर? जानकारी है सर। किस ईयर में? सर ईयर ध्यान नहीं है। अच्छा, कुकिंग करते हैं आप? यस सर। कुकिंग नहीं लगता कि कुछ फेमिनिन टाइप की हॉबी है? सर ये देखने का दृष्टिकोण है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल महिलाओं का ही ये फेमिनिन जॉब है। चलिए, एकेडमिक डायरेक्टर हैं आप समर्थ कैरियर इंस्टीट्यूट में? मतलब अभी नहीं है सर। अच्छा, अभी मैं छोड़ चुका। अच्छा, अभी नहीं है। 2018 तक शायद yes, आप yes, मतलब आपने लिख रखा है वहाँ पे। क्या रोल हुआ करता था वहाँ आपका? सर एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सबसे पहला जो सबसे मेजर रोल था वो ये था फैकल्टी का रिक्रूटमेंट। ओके। और इसके बाद में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, करिकुलम डिज़ाइन, इसके साथ ही पेरेंट्स और के बीच में एक की चेन के रूप में मैं काम करता था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स और हमारे एंड से जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको मैं देखता था। तो फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में क्या देखते थे आप? किस चीज़ को प्रायोरिटी देते थे? सबसे पहली प्रायोरिटी यही था कि वहाँ का जो एरिया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि बेसिक्स जो है वो काफ़ी वीक है बच्चों का। तो और आईआईटी और नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसका लेवल जब तक आप रीच नहीं कर सकते जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बच्चों तक पहुंचाना, ये सबसे मेजर फैक्टर रहता था फैकल्टी को डिसाइड करने का। ओके। एक्चुअली हम लोग के पास बहुत से कैंडिडेट आए हैं, कुछ तो आपसे 10 या 12 साल छोटे भी हैं मुझे लगता है। तो क्या वजहें हो सकती हैं कि हम आपको प्रेफरेंस दें और उनको नहीं? सर एक वजह तो यही होगी कि मेरा एक्सपीरियंस जॉब का उनसे बड़ा ही होगा डेफिनेटली, अगर वो मेरे से 10 साल छोटे हैं तो। जिसमें मैंने डिफरेंट एक्सपोजर भी लिया है, लाइक कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स से संवाद करना, पेरेंट्स से डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को समझना, प्रॉब्लम्स को उनको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व आउट करना, छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक को मैंने हैंडल किया है एकेडमिक लेवल पे। तो उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव। एक रीज़न हो गया आपका एक्सपीरियंस। yes, और अगर एक्सपीरियंस को देखें तो फिर आप कम सर्व भी तो करेंगे आगे जाके, और जो कैंडिडेट छोटा है वो 10 साल ज़्यादा सर्व करेगा हमें, तो जो बाद में सर्व करेगा हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा मुझे लगता है। सब पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली करियर वाइज, ग्रोथ वाइज जिनकी एज कम है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस होगा या जितना भी मेरा टेन्योर होगा उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सेम मान लीजिए आप ही के जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसी ट्रेड्स का कोई कैंडिडेट आता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, तो मुझे उसे वरीयता देनी चाहिए? सर ये आपके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, कि अपनी 2 कमियां बता दीजिए जल्दी से। सर मेरी पहली कमी तो ये है कि
मुझे जब तक अच्छा खाना नहीं मिलता तब तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनहाइजीनिक फूड मैं फिर या तो खाऊंगा नहीं या फिर खुद से कुक करके खाना पसंद करूंगा। अच्छा, मतलब हाइजेनिक फूड। हाइजेनिक प्लस जो मुझे पसंद है। ओके, चूजी हूँ मैं काफ़ी खाने को लेके। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ कि लाइक कि अगर मुझे कुछ हेल्प भी चाहिए होती है तो एकदम से मैं डायरेक्टली फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताता हूँ कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। विवेश, यस सर। अभी आपने बताया सर से जैसी बात हो रही थी कि कुछ कैंडिडेट 10 साल आपसे छोटे भी हैं, तो आपको इस बात की खुशी है या दुख है कि आप उनसे 10 साल बड़े हैं? सर खुशी और दुख का मिश्रित रूप ही है। ये तो बचने वाली बात हो गई। नहीं सर, बचने वाले नहीं। दुख इस बात का है कि हाँ मतलब तो फिर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उनके पास एज ज़्यादा है सिविल सर्विसेज को लेकर? करियर ग्रोथ वाइज सर है, क्योंकि उनका टेन्योर डेफिनेटली ज़्यादा होगा मेरे से। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं भूगोल में। आपने पढ़ा होगा मोडोकी, एल नीनो मोडोकी, नाम सुना है आपने? नाम सुना है सर। क्या होता है ये? सर एग्जैक्टली मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन डाइपोल बनता है, उससे रिलेटेड कुछ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। इससे रिलेटेड है कुछ? अच्छा ये बताइए कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? सर कीस्टोन स्पीसीज इकोलॉजी में जो एक इकोसिस्टम होता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रजातियां होती हैं जो पूरे इकोसिस्टम को डिसाइड करती हैं। डिसाइड करने का मीन्स ये है कि अगर इस इकोसिस्टम में कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो कीस्टोन प्रजाति को अगर हम लुकआउट कर ले तो हमें उसके बारे में, पूरा इकोसिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। उसे इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। सॉरी सर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम सुना है आपने? Yes, sir. अभी हाल फिलहाल में तुरंत 2-3 दिन में चर्चा में क्यों है ये? सर 2-3 दिन का तो नहीं पता है मैंने। वैसे क्यों चर्चा में रहता है ये? क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं इनकी क्या डेफिनेशन, कौन सी कंडीशन होती है जिससे डिसाइड किया जाता है कि ये स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं है? सर इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो इनकी पॉपुलेशन है। कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन? सर एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा। एक काफ़ी कम पॉपुलेशन होती है, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है। इसके अलावा इनका डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, वो क्या है? जैसे पिछले जो 2-3 या 4 वर्षों में इनका डिक्लाइन कितना हुआ है, लाइक 70 या 80%, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना एकदम से अगर डिक्लाइन करता है तो फिर उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज माना जाता है। अच्छा, कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा 3 एग्जाम्पल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो इस समय? सर अभी रिकॉल नहीं। राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप सीकर जिला से है ना? यस सर। तो सीकर जिले के बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं आप? यस सर, बताइए। सीकर जिले का एक झुंझुनू जिला है। इसके अलावा किस डायरेक्शन में? ये सर नॉर्थ, हिंदी में इसको चौहद्दी कहते हैं, चारों तरफ। हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में है सर ये। अच्छा, झुंझुनू। और इसके अलावा चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वो जस्ट इससे नीचे है, मतलब नॉर्थ साउथ में है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट जयपुर से भी टच करता है सीकर। चूरू राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में है। यस सर। इसके बावजूद चूरू का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है रादर देन की वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। ऐसा क्यों है सर? इसका कारण मुझे नहीं पता। इसका कारण आपको नहीं पता? हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। यस सर। क्या भूगोल का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है? सर पढ़ता तो है। कैसे? राजस्थान पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा है राजस्थान के साहित्य पर? सर विषय लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो लोकगीत वगैरह लिखे गए हैं, जैसे उड़ती कुड़जारी, तो ये कुड़जा जो पक्षी है ये केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखे जाएं तो, और जैसे ढोला मारूरा जो गीत है उसमें डेजर्ट की काफ़ी चर्चा हुई है। तो भूगोल इसमें प्रभावित करता है को लगता है। विवेश, बताइए कि एक टर्मोलॉजी यूज होता है, टर्म यूज होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल, नाम सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ये? सर ये प्रेशर, जो इंडियन ओशियन है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया, इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मानसून आता है। तो इसमें जब प्रेशर चेंज होता है तो इसको पॉजिटिव इंडियन डाइपोल या नेगेटिव इंडियन डाइपोल के रूप में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया में, इंडियन ओशियन के अलग अलग पार्ट में? इंडियन ओशियन के अलग अलग पार्ट में। प्रेशर डिफरेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस, पक्का? यस सर। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है फिर? इंडोनेशिया में सर इस टाइम पे नेगेटिव प्रेशर रहता है, और नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है? लेस प्रेशर सर। अच्छा, लेस प्रेशर रहता है। और जो अफ्रीकन, जो सोमालियन जो लैंड है, इसके ऊपर हाई प्रेशर रहता है, और ऑस्ट्रेलिया पे भी हाई प्रेशर रहता है। तो इंडोनेशिया में लो प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर कैसे हो जाएगा भाई? चलिए खैर कोई बात नहीं।
विवेश, यस सर। BS4 BS6 फ्यूल का आपने सुना होगा। यस सर। मुझे IIT पास आउट केमिकल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, मुझे समझाइए। सर BS4 और 6 में जो मेजर डिफरेंस है वो है जो डीजल या पेट्रोल है उसमें सल्फ़र कंटेंट को लेकर है। जो BS4 था उसमें हमारा सल्फ़र कंटेंट 50 ppm तक अलाउड था, लेकिन BS6 में इसको घटाकर 10 ppm तक कर दिया गया है। केवल सल्फर? यस सर। नाइट्रोक्साइड? NOx का इसमें जो पैरामीटर्स जो स्टैंडर्डाइजेशन जो किया गया है उससे जो NOx का जो एमिशन है वो भी 70% तक कम होने का। अच्छा, अभी बजट पास हुआ है, उसमें एक टर्म यूज हुई है केयरिंग इकोनॉमी। पता है आपको क्या होती है केयरिंग इकोनॉमी? नहीं सर। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके फादर रिटायर्ड हैं, यस सर। मदर हाउसवाइफ हैं, कोई रिटायरमेंट एज सेट की है आपने घर में मदर के लिए? वो हाउसवाइफ रहेंगी हमेशा? सर एज तो सेट नहीं की है, लेकिन हाँ चीज़ें बदल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पापा का लोड आफ्टर रिटायरमेंट काफ़ी कम हो गया है, तो अभी जैसे मेरे बड़े भाई हैं तो उनका लोड भी काफ़ी कम हो गया आफ्टर। तो फिर पापा को भी हाउस मेकर लिख देते हैं ना, फिर दोनों हाउस मेकर हो गए ना अब तो। अभी तो दोनों हाउस मेकर। यस सर। कोई बात नहीं। उसमें वो था कि जो फॉर्म में जो लिखा हुआ था वो ये था कि इफ़ अगर कोई पोस्ट हेल्ड की है तो वो मेंशन करनी होगी आपको। ईस्ट एशिया समिट में अभी इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ है। ईस्ट एशिया समिट है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? सॉरी सर, कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसलिए आंसर नहीं करना चाहूँगा। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन नाम सुना है? यस सर। कौन कौन से देश हैं इसमें और उसका क्या महत्व है? इसमें सर थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। इंडिया नहीं है, फिर गंगा क्यों है इसमें? इंडिया भी है सर इसमें। मेकोंग कहाँ से आती है? चाइना भी होगा? चाइना से भी है। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत की अभी एक पॉलिसी है एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, एक्ट फार ईस्ट, इस फार ईस्ट से क्या मतलब है? सॉरी सर, नहीं पता है। भारत का RCEP पे जो स्टैंड है वो पता है आपको क्या है अभी? ये सर हमने विड्रॉ कर लिया RCEP क्या से। कारण रहे होंगे उसके पीछे? सर उसका सबसे जो मेजर रीज़न है वो हमें डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। उसमें जो हमने कंडीशंस दी थी कि इन कंडीशंस पे बात की जानी चाहिए, उस पर बात नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अपने एग्रीकल्चर जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे अभी न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है उनमें थोड़ा कॉन्क्रीट बताइए कि डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है इस बात का? मतलब कि प्राइसेस जो हम फ्री ट्रेड एरिया की जो बात कर रहे हैं, अगर उससे इंपोर्ट होके ऐसी प्राइसेस आ जाती हैं जिससे हमारे डोमेस्टिक जो सप्लाईज हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको सेल आउट होने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दिक्कत क्या है? अभी हम तो इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। यस सर। लेकिन सर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का मैंने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है, पॉपुलेशन वाइज भी और एम्प्लॉयमेंट वाइज भी। तो उसमें जैसे ये एग्जांपल दिया गया था कि मिल्क का प्राइसेस अभी न्यूजीलैंड में 10 रुपीज़ लीटर है, और जबकि इंडिया में ये प्राइसेस मोर देन 50 क्या मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, आपका ये कहने का मतलब? नहीं सर, ऐसा नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि हमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड में भी सबसे पहले हम अपने बस देश मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी USA की तरफ से इंडिया को डेवलपिंग कंट्री की जगह डेवलप्ड स्टेट का नोशन एक मतलब बताया गया है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये तो अच्छी चीज़ होगी कि हमें डेवलप्ड कंट्री बोल दिया गया है। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। सॉरी। जी विवेश, भारत की कई सारी विधानसभाओं ने, कई सारे राज्यों की विधानसभाओं ने CA के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया है। यस सर। क्या प्रभाव पड़ेगा इस कानून के परिवर्तन इन्फोर्सिबिलिटी पे और बाकी सब इसके प्रावधानों पे, क्योंकि पार्लियामेंट ऑलरेडी पास कर चुकी है कानूनों को? सर विधानसभाओं ने जो कानून पास किया है वो उन्होंने ये उसका इम्प्लीकेशन नहीं है कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। उसका इम्प्लीकेशन ये है कि संसद को इस कानून के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को इम्प्लीमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है राज्यों की, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी से बच तो नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई एक राज्य है जो कि इस कानून को इन्फोर्समेंट में नहीं लाता है, क्या विकल्प हो सकते हैं केंद्र सरकार के पास? सर संविधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है इस संदर्भ में। कौन सा आर्टिकल इस बात से संबंधित है?
355 है सर आर्टिकल। मान लीजिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उन परिस्थितियों में क्या विशेष तौर पे केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प होंगे, वो क्या करेगी या क्या कर सकती है, संवैधानिक प्रावधान क्या है उन परिस्थितियों में? सर संविधान के अनुसार अगर केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक वैध कारण होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। बताएंगे ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल ये क्या है? नहीं सर, अभी मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, सॉरी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पीएसए? नहीं सर। लोक सुरक्षा कानून? ये सर इसके बारे में पढ़ा है। बताएं। कई सारे पॉलिटिशियंस जो है उनको, ये भी इसलिए चर्चा में कि जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस पे ये लागू किया गया है। क्या है उनके खिलाफ आधार? इसका सर सबसे बड़ा आधार है कि देश की इंटीग्रिटी है या इसको प्रभावित करने वाला अगर कोई बयान दिया जाता है या लिखित रूप से या मौखिक रूप से कुछ कहा जाता है तो जिससे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और अखंडता पे खतरा पैदा होता है तो इस कानून का उपयोग किया जा सकता है। भूल जाने का अधिकार क्या है? राइट टू बी फॉरगॉटन। सर इसका संदर्भ डाटा जो सेफ्टी है उससे रिलेटेड है कि एक समय के पश्चात जो डाटा जब इररिलेवेंट हो जाता है तो उसे हमें डिलीट कर देना चाहिए। क्या ये इस तरीके की चर्चा भारत में चल रही है या कहीं बाहर? यूरोप में विशेषता चल रही है। यूरोप में चल रही है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप से क्या समझते हैं? सर इसका मुझे जो जितनी जानकारी है उसके अनुसार ये बहुत रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जो बॉम्बे के कुछ विशेष लोगों में देखा गया था, जिसकी संख्या बहुत कम है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कम्युनिटी वाइज नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लोगों में देखा गया था। पर्टिकुलर लोगों में। राजनीति का महिलाकरण, आर फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कैसे ये वेमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है? सर भारतीय संविधान में रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी की बात की गई है, तो जिसके तहत अगर डायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व होकर अगर अपनी बात रखेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो इसके तहत महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा करने के लिए अगर उनके प्रतिनिधि राजनीति में आते हैं तो ये एक लोकतंत्र के लिए, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपको नहीं लगता कि कई बार जनरल इलेक्शंस में कुछ प्रतिनिधि या कुछ ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो सिर्फ 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो लगभग 20 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये जो इलेक्टोरल हमारा सिस्टम है, जो चुनावी प्रक्रिया है, क्या ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हितकारी है, या इसमें कुछ बदलाव आप चाहेंगे? ये सर अभी कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें परिसीमन के बाद में ये चीज़ें रिजॉल्व होने की पूरी संभावना है कि इसके बाद में पिछला परिसीमन आयोग कब था? 2001 में सर। 2001 इंटरनल लेवल पे परिसीमन किया गया था, जबकि कब तक के लिए? किस सेंसस? 2026 तक के लिए कहा गया है ये। ठीक है विवेश। यस सर। आपने तो हाइड्रोकार्बन्स में मास्टर्स किया है, एमटेक आपका हाइड्रोकार्बन्स में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने अच्छे से पढ़े हैं। मुझे बताइए कि ऐसी कौन सा गुण है जिसके चलते हमारे प्लैनेट पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने एबंडेंटली पाए जाते हैं? क्या वजह है? आप सवाल समझ पाए? यस सर। लगभग हर कंपाउंड हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे प्लैनेट पे। क्यों? कार्बन का कौन सा गुण इसके लिए उत्तरदायी है? सर कार्बन की जो वैलेंसी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी जो रिकॉल कर पा रहा हूँ उसके अनुसार कार्बन की वैलेंसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी वैलेंसी? कार्बन मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या वो अकेला तत्व है जिसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, अकेला तो नहीं है। तो फिर ये तो पर्याप्त कारण लगता नहीं है। चलिए अगर यही माने तो क्या है? तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ उसका रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह हुई। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा बताइए कि आप तो नीम का थाना इलाके से आते हैं और एस्ट्रोनॉमी में जो लोग रुचि रखते हैं वे अक्सर आपके क्षेत्र में जाते हैं स्टार गेजिंग के लिए। ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिक क्लब्स की प्रिय जगह है। वहाँ जाकर उनका मानना है कि ज़्यादा स्टार्स अच्छे से दिखते हैं। क्या भौगोलिक या अन्य वजह होगी जिसकी वजह से आपका क्षेत्र स्टार गेजिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह है? सर 1995 में सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसमें इंडिया में केवल एक लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर ये पूर्ण रूप से देखा गया था, जो नीम का थाना थी।
तो जो ज्योग्राफिकल रूप से जो एक रीज़न तो ये है कि जो साइंटिस्ट ने एनालाइज करके जिस पॉइंट को जो लोकेट किया गया वो नीमका थाना था। इसके अलावा एक रीज़न है कि अरावली जो एरिया है उससे एक एल्टीट्यूड मिल जाता है, जिसके कारण वो ऐसा कर पाते हैं। चलिए ठीक है विवेश, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए। यस, थैंक यू। जी विवेश, यस, कैसा लग रहा है और कहाँ आपको लग रहा है कि सर अभी थोड़ी सी गड़बड़ है? करंट अफेयर्स का एक तो मेजर, ठीक है, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं, और सर आप बताएं। विवेश देखिए, आपके इंटरव्यू में दो मोर्चों पर आपको काम करना है। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने लगातार संघर्ष किया है, अंततः पहुँचे हैं इंटरव्यू बोर्ड तक। तो अगर पहुँचे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए, ठीक है ना? अगले साल के लिए नहीं टालेंगे, इसी बार इसे निकालने के मूड से निकाल कीजिए। मेरी सलाह दो मोर्चों पर है। एक तो ज्ञान का, सूचना का क्षेत्र है, वो आसान मोर्चा है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा किन एरियाज़ में और पढ़ने की ज़रूरत है। मसलन आपको पता है कि IR में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यस सर। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और बजट वगैरह जो आसपास की घटनाएं उनको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये तो उम्मीद की ही जाएगी बेसिकली कि कम से कम इतना देखा है। तो वो आप देख लेंगे। एक मोर्चा है जो कि रिलेटिवली आसान है, क्योंकि आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया बचा है। यस सर। दूसरा एरिया जो है वो, उसे आप कम्युनिकेशन कहें या प्रेजेंटेशन कहें, ये वाला हिस्सा। प्रेजेंटेशन के दो पक्ष हैं। एक तो आप कैसा दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और आपकी पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। अभी चूंकि बोर्ड मेंबर्स के हाथ में जैसे ही आपका डेफ आएगा, वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है ना? फिर आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे। अगर उम्र और पर्सनैलिटी में वो मैच दिखाई देता है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा निराश होंगे। ओके, बात समझ में रही? क्योंकि अगर वही वाली बात है कि अगर उनके पास विकल्प होंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम एक यंग कैंडिडेट को क्यों ना ले लें। अब आप अपनी उम्र तो कम कर नहीं सकते, वो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अभी क्या लग रहा है, अभी या तो टाइम ज़्यादा हो गया, उस वजह से एक तरह का फटीग दिखाई दे रहा है, ओके, एक तरह की थकान दिखाई दे रही है, एनर्जी लेवल हाई, एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे जा रहा है। तो आप इस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है ना? हेयर स्टाइल और इन सब में ऐसा प्रपोज रखेंगे जिसमें कि थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाई दे, ठीक है ना? उससे आपको फायदा होगा। बाकी एक आध जगह पर कुछ कुछ वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा निकलता है जो कि जैसे 1 मिनट रिकॉल कर लेता हूँ, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है ना? आपको अनुमान हो गया होगा बोलते समय भी कि ये गलत तरीका है, ठीक है ना? रिक्वेस्ट मोड होना चाहिए, रिक्वेस्ट मोड होना चाहिए। आपको अनुमति मांगनी चाहिए, और बिल्कुल विनम्रता के साथ अनुमति मांगनी चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। बाकी बाय एंड लार्ज चीज़ें हैं पकड़ में, पर यह है कि बीच बीच में एक आध जगह पे जहाँ अच्छी स्माइल आनी चाहिए वहाँ पे नहीं आ रही, किसी किसी जगह पर इनअप्रोप्रिएटली आ जा रही है। ओके, जहाँ नहीं आनी चाहिए वहाँ आ जा रही है, उसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। वैसे सामान्यतः आपके साथ ये अच्छा है कि एक आध जगह को छोड़ देते, जो प्रश्न आपको नहीं आते आप उनके लिए मना कर देते हैं, विच इज़ गुड। एक आध जगह को छोड़ के जिन जगहों पर आप अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी आपने ऐसा किया जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, फिर भी आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, उससे थोड़ा सा बच लें। बाकी चीज़ें ठीक है, ठीक है? इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड एरिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? मतलब इस तरह से मत देखिएगा कि बहुत टाइम लगे, यस सर, लेकिन कुछ 2-4-5 घंटे नेटवर्क पे देख के थोड़ा सा एक छोटी सी समझ बना लीजिएगा, इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना? यस सर, बाकी चीज़ें ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।